Dear students, good morning. Today we will do the poem Ode on Grecian Urn. Although we have discussed the first para of the poem in the previous video, but again we will repeat it. Okay, let us start the poem. The poem starts. The poet addressed the Grecian urn, उस कलश को ग्रीशियन कलश को ग्रीक के कलश को जो कि म्यूजियम में रखा हुआ था, जिसको पोइट ने पोइम एड्रेस की है, उसको एड्रेस करते हुए पोइट ये कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम एक चुप्पी की एक अनछुई दुल्हन हो. दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ quietness. Thou foster child of silence and slow time. तुम चुप्पी और समय की, समय रूपी, ओके, स्लो, धीरे धीरे चलने वाला जो समय है, और साइलेंस का ऐसे लगता है जैसे गोद लिया हुआ बच्चा हो. सिल्वन हिस्टोरियन, तुम एक प्राकृतिक इतिहासकार हो. सिल्वन यहाँ प्रकृति, नेचर, जंगल, तो क्योंकि उस पर नेचर के सीन बने हुए हैं, पेड़ों के सीन बने हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी प्रकृति, नेचर की हिस्ट्री बता रहा हो. तो पोइट यहाँ फर्स्ट टू लाइंस में पोइट उन्हें ये कह, देखो, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम क्वाइटनेस की अनछुई दुल्हन हो. पोइट उसे एड्रेस करे कि क्योंकि वो इतना पवित्र लग रहा है जैसे कोई अनरेविस्ड दुल्हन हो, अनछुई दुल्हन. और दूसरा, क्योंकि उस पर प्राचीन समय की कहानी बयान की गई है, इसलिए पोइट उसे फोस्टर चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा कह रहे हैं, जिसे वो कहते हैं कि दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. सिल्वन हिस्टोरियन, और उसे सिल्वन हिस्टोरियन प्राकृतिक इतिहासकार बताते हैं क्योंकि उस पर जंगल के सीन बने हुए हैं. Who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. कहते देखो, जो कहानी कलश को कह रहे हैं, वो कलश को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं आन को कि इतने सुंदर तरीके से आप ये कहानी बयान कर रहे हो, जो कि इवन कि मेरे शब्द भी पोएम में भी मैं उसको एक्सप्रेस, उसका वर्णन नहीं कर सकता. वट लीव फ्रीज लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, कहते जो तुम्हारे आकार पर, जो तुम्हारे ऊपर जो ये कहानियाँ, जो ये पिक्चर बनी हुई है, ली फ्रिंज्ड, क्योंकि उसके चारों तरफ ऊपर नीचे पत्तों रूपी झालर बनी हुई है. फ्रिंज्ड होता है झालर, लीजेंट होता है पौराणिक. ओके, तो ऐसा लगता है कि ली फ्रिंज्ड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, जो तुम्हारे आकार, जिस पर चारों तरफ झालर बनी हुई है पत्तों की, वो कौन सी कहानी बयान कर रहे हैं, किस कहानी का वर्णन कर रहे हैं, किन लोगों की कहानी का वर्णन कर रहे हैं. अगेन द पोइट आस्क द क्वेश्चन ऑफ डिटीज और मॉर्टल्स, देवताओं की या फिर लोगों की, आम लोगों की. डिटीज देवता और मॉर्टल्स आम लोग, और बोथ या फिर दोनों की, देवताओं की भी है और इसमें सीन इंसानों के भी है. इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, ये टेम्पे घाटी के लोगों की कहानी है या फिर आर्केडी डेल्स की घाटी की, आर्केडी घाटी के लोगों की कहानी है. अब पोइट जब अगला सीन देखता है तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये आदमी है या फिर भगवान है. जो पिक्चर जैसे हम हिंदू धर्म में भी देखते हैं, अपने घरों में भी लगी होती है, देवताओं की पिक्चर्स लगी होती हैं, तो पोइट को ये समझ नहीं आ रहा कि वो देवताओं की है या इंसानों की है. ही आस्क्स व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, कि इंसान ये देवता है क्या या फिर इंसान है. व्हाट मेडन्स लोथ, लोथ होता है नाराज. अच्छा, एक पिक्चर बनी हुई आगे जिसमें कि एक यंग लड़की है, जैसे लगता है जैसे नाराज है वो, और वो भाग रही है. वट मेडन लॉथ, ये लड़की जो है, यंग ये लड़की, नौजवान, ये किससे नाराज है. वट मैड परस्यूट, क्या पागलपन है, क्या ऐसा हो रहा है कि वो भाग रही है. वट स्ट्रगल टू स्केप, क्योंकि लड़की पागलों की तरह भाग रही है ऐसा लग रहा है पिक्चर में. तो पोइट पूछता है नेक्स्ट, वट स्ट्रगल टू स्केप, ये जो लड़की है जो पिक्चर में है वो किससे बचकर भाग रही है, किससे बचने का संघर्ष कर रही है. वट पाइप्स एंड टिम्बल्स, पाइप्स ये जो बांसुरी हैं, टिम्बल्स होता है मृदंग, जो ये वाद्य यंत्र हैं, संगीत के यंत्र हैं,
तो बेटे ये पाइप्स, ये कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, क्या चल रहा है? व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, ये क्या सा उत्साह है? वाइल्ड मीन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित उत्साह, खुशी। ये किस ओकेजन की पिक्चर है? मतलब जिसमें ये जैसे हमारे होली पे होता है, आगे आगे भागते हैं, पीछे पीछे और रंग लगाते हैं, तो ऐसे ही कोई हो सकता है कि उसमें कोई फेस्टिवल की पिक्चर्स हो, जिसमें कि लड़का पीछे भाग रहा है, लड़की आगे भाग रही है और वो बचने की कोशिश कर रही है। बांसुरी बजा रहे हैं लोग, मृदंग बजा रहे हैं, तो पोइट क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या ऐसा ओकेजन है जिस पर इतना उत्साह है। नेक्स्ट जो पैरा अभी पढ़ने जा रही हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरेंस के लिए और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 2 लाइंस हैं ये आप क्वेश्चन में कोट कर सकते हो। क्वेश्चन पैटर्न मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोट करना है आपने लाइंस को और कैसे क्वेश्चंस को इफेक्टिव बनाना है। द लाइंस सेकंड पैरा, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, therefore ये soft pies play on, ये रेफरेंस बहुत बार आ जाता है पेपर में, ध्यान से देखें इसके। कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो बांसुरी हम बजाते हैं, जो संगीत बजता है, कोई भी म्यूजिक है, जो हर्ड मेलोडीज, कोई भी संगीत है जो वो बहुत ही सुंदर लगता है, उससे सुनकर मन खुश हो जाता है। आर स्वीट, मधुर होता है। हर्ड मेलोडी, जिस संगीत को हम सुनते हैं वो बहुत मीठा होता है, मधुर होता है। बट दोज अनहर्ड, परंतु ऐसा म्यूजिक जो सुनाई नहीं देता, आर स्वीटर, वो उससे भी ज़्यादा मधुर होता है। वो कैसे? जैसे आप एक कोई भी सुंदर सी पिक्चर, कोई भी पेंटिंग देखें जिसमें कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हों, हमें वो बांसुरी सुनाई नहीं देती ना, परंतु हम आत्मा से उसको देखते हैं और वो जो पेंटिंग है, जो कला है, उसमें जो बांसुरी इतने सुंदर तरीके से बनी हुई हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमें वो सुनाई दे रही है और हमारी आत्मा खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पोइट यही प्रेजेंट करें कि हर्ड मेलोडीज, जो कानों के म्यूजिक सुनाई देता है वो तो सुंदर होता ही है, मीठा होता है, परंतु जो सुनाई नहीं देता और जिसको हम आत्मा से, आंखों से सिर्फ देखते हैं और आत्मा से सुनते हैं, वो उससे भी सुंदर होता है। क्योंकि एक पिक्चर में आगे एक बांसुरी वादक बांसुरी बजा रहा है, उसको देखकर पोइट ने कहा है ये सॉफ्ट पाइस प्ले ऑन, इसलिए हे म्यूजिक, हे बांसुरी वादक, आप अपनी बांसुरी बजाते रहें। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंड ईयर, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नॉट ऑन। तो पोइट क्या कहते हैं? सेंसुअल ईयर, जो म्यूजिक सुनाई नहीं देता, जो हम महसूस करते हैं आत्मा से, सेंसुअल ईयर, जो कानों को सुनाई नहीं देता, बट मोर एंडेड, परंतु वो म्यूजिक और भी अच्छा लगता है हमारी आत्मा को। बट मोर एंडियड पाइप टू द स्पिरिट डिट इज ऑफ नॉट ऑन, जिसकी कोई टोन सुनाई नहीं देती, कोई संगीत सुनाई नहीं देता, परंतु आत्मा को और भी ज्यादा सुंदर लगता है। Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. अब फिर सुंदर नौजवान यूथ की पिक्चर बनी हुई है, जो पेड़ के नीचे है, बांसुरी बजा रहा है, ओके, लविंग मूड में है। तो वो उस नौजवान को पोइट ये कहते हैं कि आप कभी भी अपनी बांसुरी बजाना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था आपको पहली वीडियो में कि आर्ट इज परमानेंट। अगर कोई बांसुरी बजा रहा है तो हमेशा बजाता ही रहेगा। अगर कोई पिक्चर में, पेंटिंग में, कला में कोई नमूना ऐसा है जिसमें कि वो लविंग मूड में, तो हमेशा लविंग मूड में रहेगा। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। दाई सॉन्ग नो एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, तुम्हारा गीत कभी भी बंद नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही गाते रहोगे, ऐसे ही मधुर मूड में रहोगे। नो एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और इन पेड़, आगे पेड़ का, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वो भी हमेशा हरे रहेंगे, वो भी पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे। बहुत ग्रेट थीम है, यहाँ मेजर थीम है कि देखो रियल लाइफ में स्प्रिंग आती है, बसंत आती है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फूल खिलते हैं, ऑटम सीजन आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो पोइट कहते हैं परंतु रियल लाइफ में तो पतझड़ भी आती है, बसंत भी आती है, परंतु आर्ट में, कला में हमेशा बसंत है तो बसंत ही रहेगी। Bold lover, never, never canst thou kiss, thou winning near the goal yet. Do not grieve, she can't fade, thou, though thou hast not thy bliss. Forever will thou love, and she be fair.
दाई सॉन्ग नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बियर, वो पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। बोल्ड लवर, इसलिए बहादुर लवर। एक आगे सीन है जिसमें कि लवर जो है अपने बिलव्ड को किस करने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो कर नहीं पाता, वो झुका हुआ है। ओके, तो पोइट यहाँ कह रहा है कि नेवर बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, हालांकि तुम किस नहीं कर सकते अपनी बिलव्ड को, नेवर नेवर नहीं कर सकते, दो दाउ विनिंग नियर द गोल येट, परंतु फिर भी आप अपने गोल की, अपने उद्देश्य के बहुत ही नजदीक हो, झुके हुए हो। डोंट बी, दुखी मत हो। सी कैनॉट बी फेयर, सी कैनॉट फेड, वो कभी भी मुरझाएगी नहीं, मतलब आपकी बिलव्ड हमेशा सुंदर रहेगी। दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस, हालांकि आप सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, परंतु वो कभी भी फेड नहीं होगी, कभी भी अपनी ब्यूटी को नहीं खोएगी, क्योंकि वो हमेशा यंग रहेगी, सुंदर रहेगी। फॉर एवर विल दाउ लव, और तुम्हारा प्यार है जो लविंग मूड है, वो तुम्हारा प्यार हमेशा रहेगा। एंड सी बी फेयर, और वो हमेशा सुंदर रहेगी, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, जो लव है वो टेम्परेरी होता है, अभी प्यार कर रहे हैं लवर एंड बिलव्ड, और थोड़ी देर में क्या पता लड़ें और एक दूसरे को मार दें, हो सकता है ऐसा, क्योंकि रियल लाइफ में चेंजेस है, हर चीज़ टेम्परेरी है, और आर्ट में क्या है, सभी चीज़ें परमानेंट है। आ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नोर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू। आ हैप्पी हैप्पी बोज, पोइट कहते हैं कि देखो बोज शाखाएं दैट कैन नॉट शेड, अब कभी भी जो शाखाएं हैं जिन पर पत्ते लगे हुए हैं वो हमेशा खुश रहेंगे, और कभी भी उनके पत्ते टहनियाँ झड़ेंगी नहीं, ठीक है। योर लीव्स फॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, योर लीव्स, तुम्हारे जो पत्ते हैं, नोर एवर बिड, बिड होता है कहना, अलविदा कहना, नोर एवर कभी भी नहीं कहेंगे, द स्प्रिंग एड्यू, एड्यू होता है अलविदा, बिड होता है कहना, तुम्हारे जो पत्ते हैं वो कभी भी बसंत ऋतु को अलविदा नहीं कहेंगे। मीन्स जो आर्ट में छप गया है, जो कला में बन गया है, कलाकारी की नक्काशी में जो बना हुआ है, जो नक्काशी की हुई है, वो कला का नमूना परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा। परंतु रियल लाइफ में कभी बसंत आती है और कभी पतझड़। तो आप इस पोएम में हाफ पोएम हमने की है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हाफ पोएम करेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइन टू लाइन दिस पोएम, और ये जो पोएम की जो लाइंस मैंने पढ़ी अभी, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, यहाँ से लेकर लास्ट तक हर्ड मेलोडीज, वो जो रेफरेंस है वो कोटेबल है, क्वेश्चन में लाइन कोट कर सकते हो, और आप रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो दो हर्ड मेलोडी से लेकर स्प्रिंग एड्यू तक जो मैंने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है, आप इनके रेफरेंसेस याद करें। थैंक यू।